सभी को जय जिनेन्द्र। आज जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर हमारा 156 टॉक सेशन है और मैं नील आप सभी का आज की इस टॉक सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। आज के इस टॉक सेशन में हम जानेंगे कि व्हाई जैन्स एंड जापानीज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल and how can we adopt those qualities to live a fulfilling and meaningful life। इसी विषय के बारे में हमें डिटेल में समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर अ लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप मोटिवेशनल स्पीच मिस्टर सौरभ जैन। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। जैन टॉक्स की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दर्शकों के लिए मिस्टर सौरभ जी जैन का छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मिस्टर सौरभ जैन इज द फाउंडर ऑफ प्राग्य इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, भारत's फर्स्ट एंड बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जयपुर लर्निंग फेस्टिवल, किंगडम ऑफ विजडम, एक्सीलेंस की पाठशाला एंड 360 डिग्री ग्रोथ एकेडमी। He is a global career counselor for the University of California, Los Angeles, and has worked with Discovery Channel for a documentary named Belief. Mr. Jain is a highly experienced trainer with more than 18 plus years of experience and is a corporate trainer of many national, multinational, and public sector organizations. Also a keynote speaker at many national conferences. He has given speech at places like Rajasthan Vidhan Sabha, Central Jail Jaipur, etc. and has taken more than 2,000 sessions and touched more than 100,000 lives. Mr. Saurabh Jain is a certified business coach, a productivity trainer, a leadership coach, a Silva instructor, etc. He has been awarded as a personality development guru, as the best entrepreneur by ICF, and is also awarded as University of Wisdom. He has won more than 150 plus awards in various categories, and besides this, his business pages have received 4.9 rating by 1500 plus students on Saurabh business page and 2150 plus students on Pragya business page. मैं पुनः एक बार उनका जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि आज के हमारे इस टॉक सेशन की शुरुआत करें। और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, या सेशन के बाद हम 10 to 15 मिनट्स का Q&A सेशन रखने वाले हैं जहां आप डायरेक्टली सौरभ सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सौरभ जी जैन से आज की इस सेशन की शुरुआत करने के लिए। आपको सभी को जय जिनेन्द्र, और नील जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही अमेजिंग लोगों से इंटरेक्ट करने का आज मुझे अवसर दिया। एंड स्पेशली आई स्टार्ट माय टॉक, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज ना ये कैमरा अगर आप ऑन कर लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अदरवाइज ऑनलाइन सेशन में ना ऐसा लगता है जैसे खुद से ही बात कर रहे हो। अगर सामने कोई ऑडियंस ना दिखाई दे तो हाँ, ऐसा तो लगे कि कोई सुन रहा है। अदरवाइज ऑनलाइन सेशन का ये प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आता कि किससे बात कर रहे हैं। समटाइम इट्स फील लाइक कि कहीं ऐसा तो नहीं स्क्रीन से ही बात हो रही हो। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, आई ट्रूली टॉपिक, एंड टॉपिक इज जेन्स आर जापानीज ऑफ इंडिया। जो जैन है हम लोग, ये जापानीज की तरह है। एज नील हैज राइटली सेड, नील ने जैसा बिल्कुल सही कहा कि अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो जापान इज द थर्ड बेस्ट इकोनॉमी और थर्ड हाईएस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एक छोटा सा देश जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का लेस देन 0.5% है, एंड दिस इज द थर्ड वेल्थिएस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सेम वे हम भारत में, काफी डिस्प्यूटेड फिगर है ये भी, लेकिन जो एज पर सेंसस है वी आर 0.3% इन भारत, and we do pay 24% income tax of the country.
मतलब हम 0.3 1% भी नहीं है हम भारत में, आधा परसेंट भी नहीं है, हम 0.3% है भारत की टोटल पॉपुलेशन का, एंड हम 24% तक टैक्स पे करते हैं। एंड इवन इन द ईयर 2009 की जो रिपोर्ट है, वहां तो हमने 42% तक टैक्स पे किया है इन द कंट्री। तो जो ये मेरा हमेशा से टॉपिक रहा है, जेन्स आर दी जापानीज ऑफ इंडिया। अब हम समझेंगे वन बाय वन कि जापानीज की क्या स्ट्रेंथ है और जैन हम उससे सिमिलर कैसे हैं, और कहां गैप है उनको हम कैसे फिलफिल कर सकते हैं। स्पेशली जेन्स के वेल्थिएस्ट होने का रीजन है बिकॉज वी आर फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी। और हमारे यहां बच्चे को जब वो 6th क्लास में होता है, 5th क्लास में होता है, 8th क्लास में होता है, तब से ही उसको बिजनेस पर भेजना सिखा दिया जाता है। पहले चाहे वो पापा का टिफिन देने के नाम पर जाए, चाहे छुट्टियों में कुछ और ना करने को इस काम के लिए जाए, लेकिन वो बच्चा बचपन से ही बिजनेस सीख जाता है। इसीलिए कहा जाता है शेर के बच्चे को शिकार और जैन के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता, वो उसके डीएनए में होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शेर के बच्चे को शिकार और जैन के बच्चे को व्यापार सिखाया नहीं जाता, वो उसके डीएनए में होता है। अब ये जापानीज बिजनेस में कहां से है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान ने गलती की, जापान ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जापान बहुत स्ट्रांगली बढ़ रहा था आगे। उसने सीधा यूएस के पर्ल हार्बर पर बॉम्ब गिरा दिया, सीधा पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। अब इससे टेम्प्टेड होकर, या ये कहें कि इसकी कार्रवाई में यूएस ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, ये सभी को पता है, इन 1945। अब सितंबर 1945 में जापान की ये कंडीशन हो गई थी कि जापान ने पूरी तरह यूएस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि अब मेरे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं है, आई एम सरेंडर। अब यहां पर यूएस ने जापान के सामने एक कंडीशन रखी कि ठीक है तुम सरेंडर कर रहे हो, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ एक चीज होगी, यह है कि अब तुम अपनी आर्मी डेवलप नहीं करोगे। आर्मी या किसी भी चीज के लिए तुम पूरी तरह यूएस डिपेंडेंट रहोगे, तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कोई आर्मी नहीं होगी। और जापान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हमारी कोई आर्मी नहीं होगी। अभी जापान के लिए बहुत एडवर्स सिचुएशन थी कि यार कोई देश हो और उसके पास अपनी खुद की आर्मी ना हो, तो हमेशा उसकी सिक्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। और जबकि वो ऐसे देशों से घिरा हो जहां पर रशिया, चाइना, इस तरह की कंट्रीज से वो घिरा हो, और जिसमें उसने रशिया को पहले युद्ध में हरा भी रखा हो। तो इस एडवर्सिटी को जापानीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस में कन्वर्ट किया। उनकी कंपनी इसुजू, टोयोटा, निसान, जो पहले मिलिट्री ट्रक्स और ये चीजें बनाया करते थे, सीधे पैसेंजर कार्स के अंदर आ गए। सोनी जो बाइनोकुलर बनाया करता था, वो डिजिटल कैमरा के अंदर एंटर कर गया। वहां की लेबर और मैन पावर इतना स्ट्रांग क्यों है? रीजन इज जितने भी लोग आर्मी में थे वो बिजनेस में आ गए थे। ये बात बड़े ध्यान देने जैसी है कि जितने भी जापान के लोग आर्मी में थे, क्योंकि यूएस ने कंडीशन लगा दिया कि आप लोग अपनी आर्मी नहीं रख सकते, तो जितने भी आर्मी के लोग थे वो सब लोग बिजनेस में आ गए। अब इसका जेन के साथ क्या रिलेवेंस है? अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो हमारे जितने भी तीर्थंकरा हैं, वो उनमें से जो हिस्ट्री बताती है, आउट ऑफ 24, 23 आर क्षत्रिय एंड वन इज यदुवंशी नेमिनाथ भगवान। तो हमारी भी जो हिस्ट्री है, हमारा भी जो डीएनए है, वो वॉरियर का डीएनए है। हमारा जो डीएनए है वो वॉरियर का डीएनए, वो क्षत्रिय का डीएनए। सिमिलरली जापान का जो बिजनेसमैन था वो भी आर्मी टू बिजनेस आया, हम भी क्षत्रिय से जैन में आए। सो दिस इज द वन वेरी पावरफुल गेम व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसको भी एड्रेस करना है। ये तो हो गई अच्छी बात कि जापान भी बिजनेस कम्युनिटी है इसलिए वो वेल्थिएस्ट है, हम भी बिजनेस कम्युनिटी है, हम भी वेल्थिएस्ट हैं। लेकिन एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम यहां देखने को आ रहा है, विच आई कॉमनली एनकाउंटर। आज हमारी कम्युनिटी में, जैन कम्युनिटी में, न्यू जनरेशन जो आ रही है, कमिंग जनरेशन है,
वो बिजनेस की बजाय जॉब सीकर होती जा रही है। आज हम बच्चे को बचपन से बिजनेस ना सिखाकर, चाहे घर पर बच्चा हो, चाहे सोसाइटी में बच्चा हो, चाहे स्कूल में बच्चा हो, उसको कॉन्स्टेंटली एक मैसेज कॉन्स्टेंटली उसके ब्रेन में पोर किया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाई करो अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छे से पढ़ाई करो अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छे से पढ़ाई करो अच्छी नौकरी लग जाएगी। तो यहां ध्यान देने वाली बात ये होगी, जैन कम्युनिटी नौकरी लेने वाली कम्युनिटी नहीं है, नौकरी देने वाली कम्युनिटी है। हमारी हिस्ट्री नौकरी लेने की नहीं, नौकरी देने की रही है। अगर हमें अपनी इस वेल्थ को मेंटेन करना है तो सम और दी अदर वे हमें वेरी स्ट्रांगली अपने बच्चे को बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही डायरेक्ट रखना होगा, नहीं तो शायद इस गौरव को हम खो दें। मैं किसी जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, प्लीज डोंट मिसइंटरप्रेट। मैं जॉब के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर उस क्राउन को हमें अपने सर पर ही रखना है कि हम 24% टैक्स पेयर हैं, हम 0.3 होने के बाद भी वेल्दिएस्ट हैं कंट्री में, तो शायद जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ तब संभव है जब हमारे बच्चे बिजनेस के साथ ही कंटिन्यू करें। और यहां पर एक बहुत पावरफुल चीज है जो शायद सुनकर फिर हमें बहुत खुशी होगी। किसी ने कहा है, किसी ने क्या, एक सर्वे में कहा गया कि अगर भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाना है, अगर इंडिया को वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनना है, उसको यूएस और चाइना से भी ज्यादा आगे बढ़ना है, तो इस 0.3 को 3% कर दो भारत में। जो जैन 0.3% है, नील भाई, अगर इनको 3% कर दिया जाए तो भारत दोबारा से विश्व गुरु बन सकता है, भारत दोबारा से वर्ल्ड की नंबर 1 कम्युनिटी बन सकता है। दिस इज बीन क्लियरली स्टेटेड इन अ सर्वे। जी, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि जापान और जैन्स में हम दोनों बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आने लगा है कि हमारी नई जनरेशन, आप पास्ट में जाकर देखना, आपको पता चलेगा पापा, ताऊ जी, दादाजी, पता चलेगा सब बिजनेस में ही थे, हार्डली कोई नौकरी में था। अब पता चलेगा कि हम बड़े गर्व से कहते हैं हमारा बच्चा एक्स कंपनी में इस पोजीशन पर जॉब कर रहा है, हमारी बेटी वाई कंपनी में इस पोजीशन पर जॉब कर रही है। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट हो गया कि हम बड़े गर्व से बताने लगे कि हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, जबकि दुनिया बताती थी कि हमारे बच्चे उनके यहां जॉब करते हैं। सो समहाउ वी नीड टू कंटिन्यू विद दिस। सेकेंड क्वालिटी जो बहुत ही स्ट्रांग है जापानीज में एंड जेंस में, दैट इज डिसिप्लिन। मतलब दैट इज टोटली अनमैच्ड। ये पूरी तरह अनमैच्ड है, पूरी दुनिया के लिए अनमैच्ड है। हमारे यहां अगर मैं एज अ कंट्री बात करूं, एज अ नेशन बात करूं, तो हमारे यहां ट्रेन कितनी लेट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जापान में एक ट्रेन पूरे साल में एवरेज 6.5 सेकंड से लेट होती है। एक ट्रेन का एवरेज होल ईयर जो डिले टाइम है दैट इज 6.5 सेकंड। और अगर ट्रेन 10 सेकंड से लेट हो जाती है तो ट्रेन से सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है कि दिस ट्रेन वाज लेट बाय 10 सेकंड, जिससे अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपको अपने बिजनेस पे जाना है, तो आप वहां दिखा सकें बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू आर लेट। सेम वे we also maintain this similar kind of discipline in our lifestyle. जापान में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसा बताया जाता है कि अगर एक व्यक्ति कहीं आपने मीटिंग का टाइम दिया एंड यू आर लेट बाय अ मिनट, तो लेट का मतलब होता है लेट। हम किसी के नाम के पहले लेट लगाते हैं तो मीन अब वो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा। तो जापान में लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लेट हो गया है 1 मिनट और सो, तो हम मान लेते हैं वो लेट ही हो गया है, नहीं तो लेट होने का और कोई रीजन नहीं होता। सो सेम वे जापान की जिस तरीके से हम क्वालिटी पर ट्रस्ट करते हैं, जापान के पास 3 ही चीजें हैं, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। जैसे ही किसी ब्रांड के साथ नाम जुड़ता है जापान कि जापानीज कंपनी का ब्रांड है, सिमिलरली पहला थॉट हमारे दिमाग में आ जाता है कि क्वालिटी है। Am I right? As soon as we hear the brand Japan,
we take it as a quality product. Same way with our Jains, कि जहां पर भी जैन वर्ड आ जाता है, हमारे जैन नाम के साथ एज अ सफिक्स जैन लग जाए तो हम ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं. इवन दो ब्रिटिश टाइम में, दैट इज एविडेंस बेस्ड, ब्रिटिश टाइम में नील भाई अगर कोई एज अ विटनेस कोर्ट में खड़ा होकर गवाही दे देता था तो किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, जैन के स्टेटमेंट को ही एविडेंस माना जाता था. दैट इज द लिगेसी वी आर केयरिंग. लेकिन अगेन द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज फ्यूचर. कहीं ना कहीं कुछ पार्ट पर हमने अपनी इस लेगेसी को खोया है. इट मे बी डिसहार्टनिंग एंड इट इज डिसहार्टनिंग टू फॉर मी टू. ये मेरे लिए भी उतना ही खराब है बोलते हुए. लेकिन आप देखेंगे जापान का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. और वर्ल्ड वाइड जितने भी क्वालिटी मेजर्स हैं, चाहे आप सिक्स सिग्मा का बात करें, चाहे आप 5S का बात करें, चाहे आप TQM का बात करें, जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब जापान से निकले हैं. इसी तरह से जितने भी ट्रस्ट के स्टैंडर्ड्स हैं वो सब जैन से निकले हुए हैं. जैन्स की एथिक्स, इंटीग्रिटी, मॉरलिटी, वैल्यू, इनकी पूरी हिस्ट्री से लेकर पूरी ज्योग्राफी इनकी कायल है. इवन दो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने मरते हुए कहा कि अगर ये सच है कि पुनर्जन्म होता है तो अगले जन्म में मैं जैन बनना चाहूंगा. सेम वे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी मरते हुए यही स्टेटमेंट कहा, मुझे नहीं पता कि अगला जन्म होता है, लेकिन अगर अगला जन्म होता है तो मैं अगले जन्म में फिर से जैन बनना चाहूंगा. तो ये हमारी लिगेसी है. लेकिन अब इस लिगेसी को हम फ्यूचर जनरेशन में कैसे ट्रांसफर करें, कैसे ट्रांसफ्यूज करें, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी ये लिगेसी कंटिन्यू हो. This is the second quality what I was supposed to talk in this, Jain versus Japanese. इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको एक स्टोरी के थ्रू और रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, इज द कमिटमेंट. माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे तो कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. लेकिन अगर इसको मैं ये भी कहूं, जैन रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए. जैन व्यक्ति एक वो व्यक्ति है जिसके जो कमिटमेंट, मतलब जिसने जो बोल दिया, इसका मतलब वो पत्थर की लकीर है. इसको एक स्टोरी से समझते हैं. प्रोबेबली मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत कमिटेड व्यक्ति समझता था. मुझे लगता था कि आई एम द हाईएस्ट कमिटेड पर्सन. लेकिन जब मैंने स्टोरी सुनी, रियल लाइफ स्टोरी सुनी, तो इट्स लाइक अ गूज बम्स टू मी. ये मेरे लिए इस तरीके से थी कि मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाली थी. एंड दिस रियल स्टोरी ऑफ मिस्टर जमनालाल जी बजाज. जब जमनालाल जी बजाज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी तो उनके ग्रैंडसन, उनका जो पैतृक गांव है, जो पेरेंटल गांव है जयपुर के पास में, वहां ही उनकी डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी. तो एक छोटा सा घर का क्या, झोपड़ी जो कच्ची बनी हुई होती है, उसमें इतना नीचे करके सिर जाना पड़ता है कि सीधे आप जाओ तो सिर टकरा जाए. सिर नीचे करके गए. उनकी डॉक्यूमेंट्री में बताया जाता है कि एक तस्वीर रखी हुई है जमनालाल जी बजाज की, वहां एक लैंप जल रहा है, छोटा सा दीपक जिसको हम बोलते हैं, वो जल रहा है. तो ये सब सीन वहां पर पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट हुई. नेक्स्ट डे एक वहां उनके गांव के एक कुएं की और फेमस कहानी आती है. उस कुएं के पास में शूटिंग चल रही थी. तो उनके ग्रैंडसन को एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो उनके यहाँ पर भी काम करता था, जिसका नाम है सुभाष, वो नजर आया. उन्होंने पूछा, सुभाष तुम यहां कैसे? बोले मेरा गांव भी यही है. बोले अच्छा कहां है तुम्हारा घर? बोले आपके घर का नेक्स्ट जो घर है वही मेरा घर है. दैट्स अमेजिंग. यहां पर जो इंटरेस्टिंग स्टोरी आई, जब जमनालाल जी बजाज बहुत छोटे थे, ही वाज हार्डली ऑफ फ्यू मंथ्स, तो जो घर का कच्चा बरामदा जिसको हम कहते हैं, बरामदा कहते हैं, कॉरिडोर जिसको कहते हैं, वो घर के कच्चे बरामदे में क्रॉल कर रहे थे, घुटनों के बल चल रहे थे. और वहां से पास से ही जो उस एरिया के सबसे बड़े सेठ थे, सबसे बड़े साहूकार थे, वो अपने चैरियट पर जा रहे थे. जब वो अपने चैरियट पर जा रहे थे तो गर्मियों के दिनों में
एक छोटे से बच्चे के ऊपर जिसका मुंह धूप की वजह से लाल पड़ गया था, उस पर पड़ी, वो अपने चैरियट से उतरे और उस बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी तेज आवाज में, अपनी बुलंद आवाज में जोर से बोले, किसका बच्चा है ये? अंदर से जमनालाल जी बजाज की मां, माता जी बाहर निकली और एक आम भाषा में कहा जाता है राजस्थान में, जी थारोइस है, मतलब आपका ही है। तो वो सेठ जी बोल पड़े, तो अच्छा तो मारोइस है, मतलब कि हमारा ही है। एकदम से जमनालाल जी बजाज की मां घबरा गई, मतलब मैंने ऐसे ही कहा था थारोइस है, ये सेठ जी तो कह रहे हैं मारोइस है। उन्होंने जोर से अपने पति को आवाज लगाई, बोले जी मैंने ऐसे ही कह दिया थारोइस है, ये सेठ जी तो कह रहे हैं मारोइस है। तो उन्होंने कहा कि वर्ड दे दिए हैं थारोइस है, एक बार वर्ड दे दिए थारोइस है मतलब थारोइस है। यहां से एक मां, एक पिता अपने बेटे को, एक सेठ को दे देते हैं, जबकि एक बात ऐसे ही मुंह से निकली थी, जी थारोइस है। So this is the level of commitment we are known for. This is the level of commitment for what Japan is known for. So we should not miss that integrity. We should not miss that morality at any case. कहते हैं ना कि जो है वो सिर्फ वैल्यूज हैं। एक कहावत मैंने बचपन से सुनी थी, बद से बदनाम बुरा, बद से बदनाम बुरा। आदमी वो खराब नहीं है जो बदमाश है, आदमी तो वो खराब है जिसका दुनिया को पता चल गया कि ये बदमाश है। इसी तरीके से हमारे पास एक लिगेसी है कि पूरी दुनिया हमें अपनी वैल्यूज, मॉरलिटी, एथिक्स और इंटीग्रिटी के लिए जानती है। एनी हाउ अगर हमने इसको कहीं पर भी डिप्राइव कर दिया, इसको कहीं पर भी हमने खो दिया, तो फिर शायद इसको रीगेन करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितनी मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने इसको हमारे लिए बना कर दिया है। सो दिस सेकंड थिंग जो मैं आपको देना चाहता था थ्रू दिस मैसेज, कि जापान इज ऑल्सो नोन फॉर द इंटीग्रिटी एंड द क्वालिटी, एंड द जैन्स आर ऑल्सो नोन फॉर देयर कमिटमेंट। कि जैन रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ बोलना हो, कभी भी कुछ कमिटमेंट करना हो, तो दो टाइम पर हमें कभी कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। वन, जब हम बहुत गुस्से में हो और जब हम बहुत खुश हो। ये दोनों सिचुएशन इमोशनल, जिसको कहते हैं ना वोल्केनो एरिप्शन की होती हैं, ज्वालामुखी फटने वाली होती हैं, चाहे वो खुशी का फट रहा हो चाहे वो गुस्से का फट रहा हो। और इस टाइम पर हम अपने विवेक को खो देते हैं। इस टाइम पर हमारा विवेक हमारे कंट्रोल में नहीं होता, कभी हम ओवर कमिटमेंट कर जाते हैं, कभी हम अंडर कमिटमेंट कर जाते हैं। तो इसीलिए इस सिचुएशन में दो चीजें आप याद रखें, जब भी बहुत गुस्से में हो या जब भी बहुत खुश हो, तब कोई भी कमिटमेंट ना करें, क्योंकि ऐसे में गलती होने की संभावना मैक्सिमम रहती है। क्योंकि ये इमोशनल पीक एंड ट्रफ स्टेजेस हैं। एक में आपके इमोशन पीक पर होते हैं, एक में आपके इमोशन ट्रफ पर होते हैं। एंड नेक्स्ट चीज जिसके लिए जापान एंड जैन बहुत सिमिलरली जाने जाते हैं, दैट इज कम्युनिटी। हमारा नारा है परस्पर ग्रहो जीवानाम। भारत का नारा है वसुधैव कुटुंबकम। जापान के लिए आता है कि जापान में अगर स्ट्राइक करनी हो किसी काम से, किसी चीज से, अगर लोग नाराज होते हैं नील भाई, तो वहां लोग काम बंद नहीं करते हैं, वहां लोग उस दिन एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं। मतलब उनका स्ट्राइक करने का तरीका है दे विल डू एक्स्ट्रा आवर्स। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे। वो अगर ड्राइवर की स्ट्राइक है तो ड्राइवर उस दिन काम करेगा लेकिन सैलरी नहीं लेगा। मतलब उनका जो डिसिप्लिन है, ये बताने का तरीका है कि हम नाराज हैं, ये नहीं है कि काम छोड़ दें। उनका नाराजगी जताने का तरीका है कि हम काम पर आएंगे और सैलरी नहीं लेंगे। सिमिलरली अगर आप सबको याद हो, पूरे देश को याद हो, पूरी दुनिया को याद हो, यूं तो जैन कभी प्रोटेस्ट करते नहीं है। जैन हार्डली नोन फॉर द प्रोटेस्ट। हार्डली जैन्स की हिस्ट्री में कोई प्रोटेस्ट नजर आएंगे।
लेकिन जब बात आई थी 2015 के अंदर सल्लेखना और संथारा पर, तो पूरा देश इस चीज का विटनेस है। जितने मौन जुलूस, जितने नॉन वायलेंट जुलूस और जितनी बड़ी संख्या में पूरे जैन समाज ने निकाले, आज तक हिस्ट्री में शायद इतने नॉन वायलेंट जुलूस कभी नहीं निकले होंगे। दैट शोज आवर डिसिप्लिन। ये हमारे डिसिप्लिन को शो करता है कि हमने पूरे हजारों हजारों की, लाखों की संख्या में हमने जुलूस निकाले और उस वर्डिक्ट को सरकार को वापस लेना पड़ा। बट अगेन वी फॉलोड द पाथ ऑफ द डिसिप्लिन एंड द नॉन वायलेंस. So this is again are the foundation or the fundamental quality. Now there is a fantastic question to you guys, or anybody can answer this. कार में ब्रेक का क्या रोल होता है? कार में ब्रेक का क्या रोल होता है? Anybody love to answer this? किसी को आंसर करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, कार में ब्रेक का क्या रोल होता है? उसकी स्पीड को कंट्रोल करना। उसकी स्पीड को कंट्रोल करना। दैट्स अमेजिंग नील भाई। एनीवन एल्स? विजय भाई अनम्यूट कर सकते हैं। जी विजय भाई। कार का ब्रेक का तो गाड़ी को खड़ी करनी हो तब भी यूज करते हैं, कार को रोकना हो बेसिकली। हाँ विजय भाई, एनीवन एल्स? जी अश्विन भाई आप बोल सकते हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जी अश्विन भाई। एक्सीडेंट से बचाने का। एक्सीडेंट से बचाने का। ग्रेट अश्विन भाई। और अब मैं कहूं कि ब्रेक का कार में रोल होता है कार को स्पीड देने का। कार को जो स्पीड देता है वो ब्रेक देता है। तो प्रॉब्ली इट विल साउंड वेरी अनऑर्थोडॉक्स, लेकिन सच तो यही है। कार का ब्रेक हटा दो फिर स्पीड देकर दिखाओ। कार में से रिमूव द ब्रेक फ्रॉम योर कार एंड देन गिव द स्पीड टू योर कार। जी अभी हम 100 का स्पीड पर भी कार चलाते हैं, 120 का स्पीड पर भी कार चलाते हैं, तो हमें डर नहीं होता क्योंकि ब्रेक है। एक्चुअल में ब्रेक का काम कार को रोकना नहीं है, कार को स्पीड देने में जो सबसे बड़ी हेल्प है वो ब्रेक का है। जी जी। बिना ब्रेक का कार आप 5 की स्पीड पर भी नहीं चला पाएंगे, मतलब 1 की स्पीड पर भी नहीं चला पाएंगे। इनफैक्ट खड़ी भी करना होता तो हैंड ब्रेक लगाकर खड़ी करते हैं यार। तो ये जो थॉट है, हमें लगता है कि डिसिप्लिन हमारी ग्रोथ में बैरियर है। डिसिप्लिन जो है ये ब्रेक का काम कर रहा है। डिसिप्लिन है हमारे रास्ते का हर्डल बन गया है। ये एथिक्स और इंटीग्रिटी हमें रोक रहे हैं, लेकिन दैट्स नॉट फैक्ट, दैट्स ट्रूली नॉट द फैक्ट। The only fact which is exist, the discipline is only the freedom which will take you to the next level growth. डिसिप्लिन उस ब्रेक की तरह है लाइफ में कि आप कितनी भी स्पीड से चलो, कितनी भी स्पीड से चलो, आपका एक्सीडेंट नहीं होने देगा। अदरवाइज एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड। जिन लोगों के पैर जमीन पर नहीं रुकते थे या जिन लोगों के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, आज उनके पैर देश में नहीं पड़ रहे हैं। जो करोड़ों लोगों के सहारा बन गए थे, आज वो खुद बेसहारा हो गए। जो सत्यम के नाम से जाने जाते हैं, तो वह सत्यम के नाम पर खुद अंदर है। सो दैट एथिक्स और इंटीग्रिटी मस्ट रिमेन आवर की वैल्यू। वी आर नोन एज अ डिसिप्लिन कम्युनिटी। मतलब जब जैन आ जाता है ना शब्द, वहां डिसिप्लिन सामने वाला अपने आप प्रेडिक्ट कर लेता है कि अरे जैन है तो डिसिप्लिन होगा। जैसे मतलब मैं किसी को यहां डिप्राइव नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर किसी मुस्लिम का नाम आता है तो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यार नॉनवेज खाता ही होगा। एम आई राइट? चाहे वो खाए या ना खाए, दैट कैन बी अ डिफरेंट केस, बट एज सुन एज द नेम ऑफ एनी मुस्लिम कम, we automatically predict कि ये नॉन वेजिटेरियन होगा। Same way, whenever the name of any Jain come into the picture, a person automatically predict our core values, and that is one is ethics and integrity. And you would be surprised to know there are few figures. हम लोगों का 0.3% होने के बाद
25% कंट्रीब्यूशन है नेशनल डेवलपमेंट के अंदर। पूरे भारत के नेशनल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग 25% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 65% जेन्स आर इन द गोल्ड एंड द डायमंड बिजनेस। जो डायमंड एंड गोल्ड का बिजनेस है वो पूरे भारत में 65% जेन्स के कंट्रोल में है। एंड पूरे भारत में जो टोटल चैरिटी आता है उसका 62% जेन्स से आ रहा है। टोटल चैरिटी का 62% इज कमिंग फ्रॉम जेन। 46% स्टॉक ब्रोकर्स आर जेन एंड 33% एयरलाइंस कंट्रोल्ड बाय द जेन। 20% pharma industry is controlled by the gen. 20% textile industry is governed by the gen. Export, real estate, अब उस बिजनेस का नाम ले जहां पर जेन डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आफ्टर बीइंग 0.3%। सेम वे नाउ जापान। let me take you to the next level. 1945 जब पहला और एक साथ 2 न्यूक्लियर अटैक और एटॉमिक अटैक जापान के ऊपर हुए, तो यहां से जापान ये भूल गया था कि शायद अब वो कभी दोबारा ग्रो कर पाए। 1945 में ये हुआ है। और यू वुड बी सरप्राइज टू नो, शायद ये पूरी इतिहास के लिए, पूरी हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है, जिस देश की ये हालत हो गई हो, जो बिल्कुल घुटनों पर आ गया हो, जिसकी आर्मी ने सरेंडर कर दिया हो, वो अगले 20 साल बाद 1965 में टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइज कर देता है। जबकि हम आजादी के 75 साल बाद आज तक भी ओलंपिक अपने देश में ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाए हैं। हमारे यहां एशियन और कॉमनवेल्थ मैक्सिमम तक हम यहां तक पहुंचे हैं। और जापान जैसी छोटी सी कंट्री ने, मतलब मुझे ज्योग्राफिकली नहीं आइडिया है, लेकिन अगर ज्योग्राफिकल देखें तो शायद महाराष्ट्र के बराबर जापान का साइज नहीं होगा। मतलब आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस पार्ट, ज्योग्राफिकली मुझे आइडिया नहीं है, बट इट्स अ स्मॉल कंट्री। सेम वे अगर हम पीछे जाकर देखेंगे अपनी हिस्ट्री में, तो जैन रिलीजन में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहे। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस बनी हैं कि जब जैन रिलीजन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट की स्टेज पर आ गया था। अगर जो लेटेस्ट बातें की जाती हैं उसमें हम अगर बात करें तो आचार्य शांति सागर जी महाराज, जहां से दोबारा से जैन धर्म दोबारा से फ्लेयर अप हुआ, उसके बाद बीच में 100-150 साल का एक ऐसा पीरियड आया था जब जैन रिलीजन ऑलमोस्ट इनविजिबल स्टेट में हो गया था, जहां पर जैन बहुत ज्यादा नजर नहीं आते थे, जहां पर जैन लोग बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देते थे। लेकिन उस एक्सटिंक्ट पोजीशन से हमने किस तरीके से दोबारा बाउंस बैक किया, दैट द वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम अस। दुनिया हमसे एक चीज सीख सकती है। तो यहां जो हमें सीखना है या सिखाना है वो ये है, जैन्स आर नोन फॉर देयर मेंटल टफनेस। जैन वो नहीं है जो हार मान ले। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैन वो नहीं है जो हार मान ले, लेकिन इस डीएनए को हमें अपनी कमिंग जनरेशन को भी देना है। आज यूं तो हमारा हेल्थ कार्ड बहुत अच्छा है। ये कहा जाता है कि एवरेज जो एज है नेशन का दैट इज अबाउट 65 इयर्स, और जैन का जो एवरेज एज है दैट इज 71 इयर्स। तो हम दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले 6 इयर्स ज्यादा जीते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ कार्ड भी धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। हमारा हेल्थ कार्ड भी डिटोरिंग स्टेज पर है। हमारे भी जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, वाइल हमारे डीएनए में मेंटल टफनेस है। अब यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं आपको। ये मेंटल टफनेस क्या होती है? वर्ड बहुत कॉमनली सुनने में आता है, मेंटल टफनेस, मेंटल टफनेस, मेंटल टफनेस। और इसके साथ एक और, पहले मेंटल टफनेस के बारे में बताऊं, एक और बहुत अमेजिंग चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, दैट कम फ्रॉम द आईपीएल ईयर 2008। सभी लोग जानते होंगे आईपीएल क्या होता है? एनीबॉडी हु डोंट नो व्हाट इज आईपीएल? प्रॉब्ली नो वन। सबको मालूम है। सबको मालूम है ना जी। हाँ
हाँ, मैं अभी तो क्या थोड़े से सही एज ग्रुप के लोगों से बात करने, तो बच्चों से पूछ लेता हूं मैं, बेटा पापा का नाम पता है? कहीं ऐसा ना हो आईपीएल तो पता है, पापा के नाम में ना पता हो। चलिए जी, आई वाज जस्ट किडिंग। लेट्स कम फ्रॉम द आईपीएल 2008 सीजन 1, और ये बात है केकेआर के ड्रेसिंग रूम की, and that the bites I've taken from the Dada Saurabh Ganguly's speech. Dada shared in one of his speech कि एक दिन हमने ऐसे ही we asked a question to शाहरुख, और बोले कि दुनिया कैसा भी देखती है उसको, लेकिन हमने केकेआर के ड्रेसिंग रूम में देखा है, इज वेरी सिंपल, मतलब बीइंग अ फ्रेंचाइज ऑनर, मतलब वो जो हमारी किट होती है ना उस पर भी आकर बैठ जाते थे। बोले हमारे बीच हम सब बैठे ना, जैसे ही बोले किट के ऊपर आकर बैठ गए, बैग को कंधे पे डाल के, कहीं पे भी, मतलब ही ले डाउन लाइक एनीथिंग। तो a day we asked a question to Shahrukh. Shahrukh, please tell us one thing, that neither you are from Kapoor family, who has the direct entry in the Bollywood. Neil, I have a question. Ki probably everybody is comfortable in English also in the group, or shall I continue in Hindi only? Hindi would be better. अच्छा ठीक है ना, हाँ, that's great. तो एक क्वेश्चन शाहरुख से पूछा गया, शाहरुख यार एक बात बताओ, क्या ना तो आप कपूर फैमिली से हैं जिन्हें बॉलीवुड में डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है, ना आप इतने अच्छे डांसर हैं जितने ऋतिक हैं, ना आपका बॉडी उतना स्ट्रांग है जितना सलमान दूसरों का है, तो हाउ यू बिकम दैट ग्रेट स्टार? फिर आप इतने बड़े स्टार कैसे बन गए? शाहरुख से क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आप कपूर फैमिली से भी नहीं है जिन्हें बॉलीवुड में डायरेक्ट एंट्री है, ना आप डांस में उतने अच्छे हैं जितना ऋतिक रोशन है, ना आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग है जितना सलमान का है, आप इतने बड़े स्टार कैसे बन गए? वंडरफुल आंसर कम फ्रॉम दी शाहरुख, एंड दैट आंसर प्रोबेबली मस्ट फॉलो। शायद हम सभी को ये आंसर अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए, एंड दैट आंसर वाज, मैं जब मुंबई आया था तो अपने एक फ्रेंड के एक 1 BHK के फ्लैट में उसके साथ रहता था। फ्लैट भी खुद का नहीं था, अपने एक फ्रेंड के साथ, पूरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा, अपने एक फ्रेंड के साथ उसके 1 BHK के फ्लैट में उसके साथ रहता था। और मॉर्निंग में उठकर सुबह डेली शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से एक ही बात बोलता था, मैं जो भी हूं उसमें अपना 100% दूंगा। अंडरलाइन करने वाली जो बात है, मैं जो भी हूं, मैं जो भी हूं, मैं जो भी हूं उसमें अपना 100% दूंगा। फ्रॉम हियर मेंटल टफनेस कम इनटू द पिक्चर, कि मैं जो भी हूं। जैसे ही हम दूसरी दुनिया को कॉपी करने जा रहे हैं, ऐसे ही हमारा ये मैं जो भी हूं वो हमसे छिन जाता है। That is been completely stolen by us, ये हमसे पूरी तरह चुरा लिया जाता है कि फिर मैं कौन हूं। और आपको मैं मेंटल टफनेस पे आगे और बात करूंगा थोड़ा सा, आपको एक चीज और बता दूं, आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय थ्रू वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनर, मतलब चाहे जिम क्विक हो, जिम क्विक इज द पर्सन हु ट्रेन पीपल लाइक बराक ओबामा, बिल क्लिंटन एंड एक्समैन, मेरे भी मेंटर वही हैं। Shri Kumar Rao, he is the phenomenal trainer at the Harvard University and all. The Dan Locke, Lisa Nicholas, Ulysses, these are my mentors. और मैंने वर्ल्ड के बड़े बड़े जितने भी बेस्ट मैनेजमेंट गुरु हैं, उनकी बड़ी बड़ी बुक्स, उनके बड़े बड़े सेमिनार सब अटेंड किए हैं। आई एम प्राउड टू से, मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में हर वो बात लिखी है जो आज मैनेजमेंट गुरु सिखा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये हो गई है, हम कहते हैं कोवी ने कही है, डरकर ने कही है, रॉबिन ने कही है, एक्स ने कही है, तो हम कहते हैं वाओ क्या बात कही है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे आचार्यों ने ये कहा है, तो हम कहते हैं अरे यार नहीं क्या। तो जो इंपॉर्टेंट बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो मेंटल टफनेस में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आ रहा है और हमें अपना साहित्य, अपने शास्त्र कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं। मैं पूरी गारंटी दावे के साथ, और अगर आप कहें कि लिख कर देने की जरूरत है तो मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि जितना एडवांस साहित्य, जितना एडवांस शास्त्र जैन साहित्य है, उतना वर्ल्ड के किसी भी धर्म के पास, किसी भी मैनेजमेंट के पास इतना एडवांस साहित्य नहीं है। मतलब इस बात को मैं 1000% दावे के साथ कह सकता हूं।
लेकिन एक कहावत है, मुझे नहीं पता आपके वहां क्या होगी, लेकिन हमारे एक कहावत है, घर का जोगी जोगना, घर का जोगी जोगना। मतलब कोई अपना ही व्यक्ति होता है तो शायद हम उसको वैल्यू नहीं करते, शायद ऐसा ही हमारे तीर्थंकरों, भगवंतों और आचार्यों के लिखे हुए शास्त्रों और उनकी वाणी के साथ हम लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं में बैक टू द बेसिक्स, अब सब लोग शायद कॉर्पोरेट और बिजनेस वर्ल्ड से हैं। अब एक अंडरलाइन करने वाली बात मैं आपको दे रहा हूं यहां, जब भी कोई गलती होती है, मैंने इतने टाइम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हो गया, तो एक अश्विनी भाई एक बात सिखाई जाती है, गो टू बेसिक्स, करेक्ट योर बेसिक्स। एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट मैंने मेरी लाइफ में बहुत बार सुना है, करेक्ट योर बेसिक्स। बड़ी गलती के टाइम कभी भी बड़े रेजोल्यूशन नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, करेक्ट योर बेसिक्स। तो यहां पर भी हमें एक ही चीज करने की जरूरत है, करेक्ट आवर बेसिक्स। अगर हम अपने बेसिक्स के साथ स्टिक कर गए तो सक्सेस तो हमारे डीएनए में है। Now I was telling what is mental toughness. मेंटल टफनेस का एक सबसे बड़ा एग्जांपल आता है, दैट इज सचिन तेंदुलकर, सचिन सर। हाउ इट इज, ये मेंटल टफनेस का फाइनेस्ट एग्जांपल क्यों है? एक लड़का 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल खेलना स्टार्ट करता है, 16 साल की उम्र में, जब बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उसको करियर किस फील्ड में बनाना है। अगर आप 16 साल के स्टूडेंट से पूछेंगे ना कि बेटा क्या बनना है, तो शायद वो ढंग से क्लियरली बता ना पाए कि उसको बनना क्या है। लेकिन एक 16 साल का बच्चा जाकर इंटरनेशनल, बच्चा ही कह रहा हूं मैं, एक 16 साल का बच्चा जाकर इंटरनेशनल खेलता है और 36 इयर्स तक, करीब 20 साल तक इंटरनेशनल खेलता है। और 20 साल की भी एक बहुत बड़ी फेज विजय भाई ऐसी निकलती है जब इंडियन क्रिकेट टीम का मतलब ही सचिन तेंदुलकर, कि मतलब सचिन आउट तो इंडियन क्रिकेट टीम आउट। मतलब तो मेंटल टफनेस का मतलब यह कि 20 साल तक आप 125 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन लेकर जीते हो और फिर भी अच्छा परफॉर्म करते हो। दैट इज कॉल्ड मेंटल टफनेस। कि उस व्यक्ति की मेंटल टफनेस क्या रही होगी कि जिसको 125 करोड़ का तो सिर्फ भारत देश और पूरी दुनिया जब वो बैटिंग कर रहा है तो उससे उम्मीद लगाकर बैठी हुई कि अब सचिन खेलेगा, और 20 साल तक कंटिन्यू वो उस मोमेंटम को बनाकर रखता है। तो लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ, हाउ मच मेंटल टफनेस इज रिक्वायर्ड। आज मुझे एक स्पीच देना हो, और इनफैक्ट प्रोफेशन ये तो देना रहता ही है, लेकिन हर स्पीच से पहले थोड़ा सा अप एंड डाउन आता है दिमाग में, यार कैसा जाएगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से चीजें होंगी, कैसा जाएगा। So he met that level of competency that make him Sachin. ऐसे ही कोई सचिन नहीं बनता है। So Japanese and Gens are known for the mental toughness. 2011 के सुनामी के बाद एक बार फिर जापान की हालत ऐसी हो गई थी कि शायद दोबारा खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 2011 का सुनामी ऑलमोस्ट वाज अ बिग डिजास्टर फॉर द जापान। इतना भयंकर सुनामी था, इतना भयंकर सुनामी था, इतना भयंकर सुनामी था कि एक, नीला यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो, एक 3.5 लाख किलो वजन का शिप, कितना, 3.5 लाख किलो वजन का शिप जो पोर्ट पर खड़ा हुआ था, वेव ने इस तरीके से हिट किया था कि 1.8 किलोमीटर दूर पाया गया था आफ्टर द सुनामी। ये इस चीज का एविडेंस है कि वो डिजास्टर कितना खतरनाक रहा होगा कि 3.5 लाख किलो का शिप करीब 2 किलोमीटर दूर पाया जाता है अपनी जगह से, और उसके बाद फिर वो बाउंस बैक कर जाते हैं। सो जो हमें सिखाने की जरूरत है अपने बच्चों को कि वो बिजनेस से क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं। बिजनेस इज द नेम ऑफ अनसर्टेनिटी। बिजनेस और द एंटरप्रेन्योरशिप इज नेम ऑफ द अनसर्टेनिटी। और शुरुआत में ही नहीं आते, वो कभी भी आ सकते हैं। बिजनेस का तो फ्लेवर ही यही है कि कब ऊपर चला जाए, कब नीचे चला जाए, नहीं पता।
तो हमें खुद सीखना होगा मेंटल टफनेस, और हमें सिखाना भी होगा मेंटल टफनेस। ये सिखाना और सीखना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि 21st सेंचुरी जिसमें हम पहुंच चुके हैं, उसमें डे एंड आउट न्यू चैलेंजेस आते जा रहे हैं। और आप भी कहते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, आप भी डेली कहते हैं कि अब व्यापार उतना आसान नहीं रहा, अब उतने प्रॉफिट नहीं रहे, अब उतने मार्जिन्स नहीं रहे। लेकिन we still need to stick to the business community. And the last, this is very important, उसके बाद मैं Q&A के साथ एंड करूंगा। एक कॉमन सेइंग है, वन इंडियन, आप नोट करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर सकता है आपको। वन इंडियन इक्वल्स टू 3 जापानीज, वन इंडियन इक्वल्स टू 3 जापानीज, 2 इंडियंस इक्वल्स टू 1 जापानीज, एंड 3 इंडियंस इक्वल्स टू 0 जापानीज। आप कहेंगे यार कि इस व्यक्ति की मैथ्स शायद काफी कमजोर है। बोले 1 इंडियन इक्वल्स टू 3 जापानीज, तो 2 इक्वल्स टू 6 होना चाहिए था, 3 इक्वल्स टू 9 होना चाहिए था। ये लेकिन ये व्यक्ति तो कह रहा है 1 इक्वल्स टू 3, 2 इक्वल्स टू 1 एंड 3 इक्वल्स टू 0। बोले क्या हुआ? इस इक्वेशन को जब एक्सप्लेन किया गया तो बताया गया, बोले 1 इंडियन जब अकेला काम करता है तो वो 3 जापानीज को टक्कर दे सकता है, लेकिन जब ये 2 मिल जाते हैं तो फिर गॉसिप में लग जाते हैं, फिर ये 1 जापानीज जितना काम करते हैं, और जब ये 3 मिल जाते हैं तो एक दूसरे की टांग ही खींचते हैं, फिर काम नहीं करते हैं। While we are known for the परस्पर ग्रहो जीवना, तो कहीं ना कहीं मैं भी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं भी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं भी समाज की बहुत सारी संस्थाओं के पदों पर भी हूं। आज देखता हूं कहीं ना कहीं ये जो लैग पुलिंग है, एक दूसरे की टांग खींचना है, ये हमारे भी संस्कारों का हिस्सा होता जा रहा है। लेकिन अगर हमने एक दूसरे के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया और टांग खींचनी शुरू की, तो सिर्फ हमें ध्यान रखना होगा 0.3% है, हम सिर्फ 0.3% है। अगर हमने भी आपस में एक दूसरे की टांग खींची तो 3 इंडियंस इक्वल्स टू 0 जापानीज जैसी स्थिति ना हो जाए। वी वेरी स्ट्रांगली सपोर्ट ईच अदर, फिर हम 0.3 30% के बराबर होकर दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स अ टाइम टू Q&A। बहुत सारी बातें करने को है, बहुत सारा कुछ बताने को है, but always there are time restrictions. So over to Q&A. नील भाई। जी थैंक यू सो मच सौरभ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉक सेशन रहा। आपने जैन कम्युनिटी और जापान का जो एक पूरा कंपैरेटिव स्टडी, यानी जो पॉइंट्स हमें बताए, काफी मींस आई ओपनिंग पॉइंट्स थे। आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी बताए जैन कम्युनिटी के लिए, और कौन से पॉइंट्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसके बारे में भी हाईलाइट्स दिए। मैं थोड़ा समय Q&A सेशन के लिए रखना चाहूंगा। अगर किसी को क्वेश्चन पूछने हैं डायरेक्टली सौरभ जी से, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी, I must tell you, my strength is not speech. My forte is giving the answer to the question. जी, मेरा जो सबसे बड़ा फोर्टे है वो Q&A ही है। जी तो किसी को अगर कोई भी प्रश्न पूछने, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम 2-3 प्रश्न लेंगे आज की इस सेशन के अंदर। रमेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। रमेश जी कोठारी जी, जयचंद्र। हेलो जय सर। सौरभ जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने जो आज स्पीच दी है, सब मोटिवेशनल स्पीच है और इतनी इंस्पायरिंग है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। मेरा एक ही क्वेश्चन है, अभी हम लोग ने कहा कि बहुत लोग इसमें जॉब की तरफ भाग रहे हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन कि जॉब की बात के लिए वो एजुकेशन कंसेप्ट की तरफ भी जाता है, और जब दूसरी तरफ ये कहते हैं जब बिजनेस ही करना है तो एजुकेशन के कंसेप्ट का कहाँ होना जरूरी है, तो इस दोनों के बीच में हम क्या करें? ग्रेट, एक्सीलेंट क्वेश्चन रमेश जी, मतलब मजा आ गया आपका सवाल सुनकर। देखिए, 2 चीजें हैं। Education does not mean only the degrees. First, what we need to understand.
अगर हम एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री एक्वायर करना समझते हैं तो हमने एजुकेशन के मतलब को ही बहुत डिप्राइव कर दिया है। एजुकेशन इज प्रॉब्ली मस्ट टीच अस द बिहेवियर, हाउ वी मस्ट बिहेव इन एवरी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ, दैट्स कॉल्ड एजुकेशन। बट अभी जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, दैट्स जस्ट फॉर कलेक्टिंग द पीस ऑफ पेपर इन द नेम ऑफ डिग्रीज। लाइक अगर एक इंजीनियर, मतलब मैं आपको एक छोटे से उससे एग्जांपल से बताता हूं कि आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा। तो 3 इडियट मूवी में एक क्वेश्चन आमिर खान से, वैसे तो मेरा पूरा स्टोरी है, 3 इडियट मूवी के बाद एक क्वेश्चन आमिर खान से पूछा गया कि आप ये बताइए कि 3 इडियट मूवी में जो इंजीनियरिंग का डिग्री है दैट इज इन द नेम ऑफ रणछोड़ दास, एंड विच इज नॉट एक्चुअली यू, विच इज जावेद जाफरी। जो इंजीनियरिंग का डिग्री है वो रणछोड़ दास के नाम पर है, जो वास्तव में आप नहीं है, वो जावेद जाफरी है। देन हाउ यू बिकम दैट ग्रेट साइंटिस्ट? अ ब्यूटीफुल रिप्लाई कम फ्रॉम द आमिर खान, भले इंजीनियरिंग का डिग्री उसके नाम पर था लेकिन इंजीनियरिंग तो मैंने ही सीखा था, दैट्स व्हाई आई बिकम द ग्रेट साइंटिस्ट। तो जब हम एजुकेशन को इस मीनिंग से देखेंगे, अगर हम डिग्री पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत 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 पुअर मीनिंग है वो एजुकेशन का। अगर हम उसको स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो उसका फुलफिलमेंट भरा हुआ मीनिंग है एजुकेशन का। वन, एजुकेशन का अपना एक वैल्यू है। दूसरी तरफ एक बहुत कॉमन सेइंग है मेरा, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली आपको एमबीबीएस करना होगा। हो सकता है आज की डेट में ओनली एमबीबीएस इज नॉट इनफ, आप एमडी करें और आगे भी डीएमडी करें, आगे भी परस्यू करें और बहुत सारे सर्टिफिकेट डिप्लोमा करें। लेकिन अगर आपको एक हॉस्पिटल का ऑनर बनना है जिसमें आप एमडी को, डीएम को, एमएस को, एमसीएच को, जिस मर्जी को आप रिक्रूट करना चाहें, तो उसके लिए कोई डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज स्पेशली आप रियल एस्टेट अगर बिजनेस को देखेंगे तो मैं जितने भी लोगों को जानता हूं मैक्सिमम दे आर इवन नॉट ग्रेजुएट और दे आर हार्डली ग्रेजुएट, लेकिन उनके अंडर में बड़े बड़े कॉलेजेस के एमबीए उनके ऑफिस में उनके प्लॉट्स को और उनकी बिल्डिंग को सेल करने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। जितने भी रियल एस्टेट वालों के फ्लैट्स बेच रहे हैं वो बड़े बड़े कॉलेजेस के एमबीए बेच रहे हैं, जबकि वो खुद बड़ा मुश्किल से ग्रेजुएट ही है। उनके यहाँ आपको सीए, सीएस, सब बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लीगल एक्सपर्ट सब इन हाउस मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली यू मस्ट परस्यू फॉर द डिग्रीज, आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट, लेकिन या तो वहां स्किल डेवलप हो रहा हो। लेकिन जैसे मेरे से कई बार लोग कहते हैं, मैं पूछता हूं कि भाई क्या कर रहे हो, बोले सर बीकॉम कर रहे हैं। मैंने कहा बीकॉम करनी थोड़ी पड़ती है यार, हो जाती है वो तो। अब बीकॉम कोई ऐसा डिग्री है कि उसके लिए 3 साल खराब किए जाए? वैसे भी तो लास्ट के 7 दिन ही तो पढ़ते हो, वो भी 1 वीक सीरीज पढ़ते हो, उसमें से भी 7 क्वेश्चन आने होते हैं, 5 ही तैयार करते हो। 5 में से भी ये सोच के तैयार करते हो यार 3-4 मिल जाए, 5 में तो अपने मन का लिख आऊंगा। अब इसके लिए 3 साल लगाने का जरूरत है क्या? जो काम 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में किया जा सकता है, एक बढ़िए का बेटा, एक जैन का बेटा उसके लिए 3 साल खराब करेगा। और दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फ्यू पीपल मे अग्री विथ मी और फ्यू मे नॉट, बट इट्स माय बिलीफ, इट्स माय कन्विक्शन। जो आज 90% से ऊपर वाले हैं, जिसको मैं कहूं कि पूरी क्रीमी लेयर है, बस उसी को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, बाकी सबको तो स्किल पे फोकस शुरू कर देना चाहिए। इनके माँ बाप फालतू इनकी पढ़ाई लिखाई पर लाखों करोड़ों जबरदस्ती खर्च कर रहे हैं, इनको स्किलफुल बनाएंगे तो वो भी स्ट्रेस में कमाएंगे, बच्चे भी कम स्ट्रेस में आएंगे। क्योंकि जिस लेवल पर कंपटीशन पहुंच चुका है डीयू और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो कट ऑफ 100% जाने लग गया है। 100% ही कट ऑफ है। 30 सीट है, 30 की 30 में 100% वाले चले जाते हैं। तो 90% से नीचे वालों के लिए ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ाई करके। तो एक टाइम आया है जब हम क्राउड से हटकर सोचें थोड़ा, तो शायद हम बेटर कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, मतलब हम तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आज किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा है, किसान का बेटा भी पढ़ लिख कर कुछ बाबू बनना चाहता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि, लेकिन आगे फिर खेती कौन करेगा? हैव वी एवर थॉट ऑफ इट? जब हर व्यक्ति पढ़कर बाबू ही बनना चाहता है तो आगे खेत में हल कौन चलाएगा? तो जितनी पढ़े लिखों की जरूरत है
उतनी हर चीज की जरूरत है। और रमेश भाई साहब, अगर आप आज एक इंटरव्यू निकालें वॉक इन और उसमें ये निकालें कि इंजीनियर रिक्वायर्ड, तो 200-500 इंजीनियर इंटरव्यू देने आ जाएंगे। अब वैकेंसी निकालो, इलेक्ट्रीशियन रिक्वायर्ड, कारपेंटर रिक्वायर्ड, प्लम्बर रिक्वायर्ड, आप ढूंढते रह जाओगे। आपको कारपेंटर से कम पैसों पे इंजीनियर मिल सकता है। जी जी। एक प्लम्बर आता है, नल ठीक करके जाता है, 1 घंटा लगाता है, 1000 रुपए। भैया कितने हुए? 1000 रुपए। जी। इंजीनियर को नहीं देते इतना तो। सो दोनों का अपना वैल्यू है। पढ़ें बच्चे, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री एक्वायर नहीं कर रहे हैं जहां सच में इतना टाइम डिवोट किया जाए, और जितना वो टाइम डिवोट कर भी नहीं रहे हैं डिग्री के नाम पर, तो इमीडिएटली उन्हें बिजनेस की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जी, जी। हमारा डीएनए बिजनेस का है, जॉब का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी। सो रमेश भाई, आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन। अश्विन जी, आपको प्रश्न था जी। With great respect, sir, I want to know about you, sir. अबाउट मी? Yes. व्हाट एग्जैक्टली? मेरा तो स्टोरी बड़ा लंबा है, क्या जानना चाहते हैं? आपका बैकग्राउंड और जो कुछ चलिए, शॉर्ट में बता सकते हैं। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट ये कि when I was just 8 years, I lost my father in a road accident. And my family condition was like, मेरी मामा बताती है कि मुझे ये नहीं पता होता था कि सुबह का खाना खिला दिया है तुम लोगों को, बच्चों को, तो शाम का खिला पाऊंगी या नहीं खिला पाऊंगी। The condition becomes so weird and the so worst. In 1991, when we moved to Rajasthan, my mother was holding just 200 rupees in her wallet. That was also not her own. She borrowed from one of her friend. वो 200 रुपए भी उन्होंने अपने एक फ्रेंड से उधार लिए थे 91 में। और आज 2022 में मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में मेरे पास हो। So I hope in a short I answered your question. And are you from any cricket background? As such not, but I love playing cricket. मेरे पास बहुत सारी मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफीज, मैन ऑफ द मैच, विनिंग ट्रॉफीज एंड एवरीथिंग आई डू हैव इन माय नेम, बट नॉट एज अ प्रोफेशनल। वो ठीक है, हमारे क्लब्स हैं, उनके तरफ से खेलता हूँ लोकल। Thank you. जी जी। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जी। और किसी को कोई प्रश्न है तो आपको अनम्यूट। डॉक्टर रक्षा रामचंद्र जी, आपको क्वेश्चन है? जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। I'm very impressed by the talk. Thank you, Dr. Sir. Yes, very, very impressed. Yes. I've been to Japan and I have seen the life there and I have experienced it for 10 to 12 days and I really appreciate, and I really appreciate the way you compared both the Japanese and the Jain culture, and I, being a Jain, I appreciate that too. Thank you so much for Thank you. giving such a wonderful, inspiring talk. Thank you so much. सो सौरभ जी, हमारा समय भी हो चुका है। प्रश्न तो शायद बहुत रहेंगे, तो हम प्रश्न बाद में एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए। वो अगेन एंड अगेन हैंड रेज कर रहे हैं। जी जी, पर उनका नेटवर्क इशू है थोड़ा। प्लीज ट्राई वंस अगेन सो दैट वी कैन। यस सर। हेलो नील भाई, एक मिनट, आप अनम्यूट करिए ना रमेश जी। रमेश भाई, पॉसिबल है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना, सो दैट आई कैन रीड इट एंड आंसर इट। हाँ, क्योंकि आपका क्या है ना, मींस नेटवर्क इशू काफी है, मींस क्वेश्चन पूरा ब्रेक हो रहा है। सो आप चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। हाँ, अभी बोलिए। मैंने ये अभी बोल सकता हूँ? हाँ, अभी बोलिए। हेलो। हाँ जी, सौरभ बोलिए। जी। हेलो सौरभ जी, आप सौरभ जी, मेरा क्वेश्चन है कि साधु आचार्य भगवंत जो आजकल की जो व्याख्यान देते हैं उसमें बिजनेस का बड़ा मतलब वो दे आर वेरी मच प्रिजुडियूस्ड
विद द बिजनेसमैन, वो कहते तुम सब ये छोड़ के हमारा धर्म करो, तो क्या उनको बिजनेस के लिए मोटिवेशन नहीं करना चाहिए? देखिए, किसको क्या करना चाहिए उस पर मुझे शायद कमेंट नहीं करना चाहिए कि किसको क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ, जितना भी चैरिटी है वर्ल्ड ओवर, चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे साधु संत करें चाहे कोई और करे, लेकिन उसके पीछे बिजनेस ही इन्वॉल्व है, क्योंकि धर्म भी बिना पैसे के नहीं चलता है। बहुत सिंपल सी बात है। चाहे किसी भी धर्म के साधु संत हो, अगर आज धर्म की प्रभावना करनी है, कोई मतलब बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। बिना पैसे के तो बातें भी नहीं होती। आज हम और आपस में बातें कर रहे हैं ना, तो जूम को पे करना पड़ा है इसके लिए। तो समझना होगा इस चीज को आगे पीछे जाकर कि जितना भी चल रहा है ये, चाहे किसी ने ही किया हो, तो इसकी जेब से ना निकल रहा हो, किसी और की जेब से निकल रहा हो, फाइनली पैसा बिजनेस की जेब से निकल रहा है। जी तो जी बिजनेस है तो पैसा है, और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की। मैं कहता हूं कि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि पैसा हाथ का मैल है, तो वो झूठ बोल रहा है। जी। आपको लग रहा होगा कि अरे जैन व्यक्ति होके जैन अपरिग्रह का सिद्धांत पढ़ाते हैं, बोले तो कह रहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो यही मानता हूँ जी। जी जी सौरभ जी। हाँ, जो कम मानता हूँ वो मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकता है, उसका बोझ मैं हल्का कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अपना बढ़ा लूंगा, मैं उनका हल्का कर दूंगा। जी सौरभ जी, एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं केजे सर। केजे जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। Yeah, I have a question. Jai Jinesh, the children born in country outside India, they are also influenced by the culture and education of that particular country. How to influence those children, because they are, there is a peer pressure, there is other activities going around. So how to influence those children, what you have been telling in your lecture? Great. So there are always two things. One, peer pressure and the culture. When is us. Second thing is always individual. अब जो मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, प्लीज नोबडी शुड टेक इट एज अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एग्जांपल। इट इज, मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, एक जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन उस बात के कोई पॉलिटिकल मीनिंग्स नहीं है। अगर सिर्फ पीयर, फैमिली प्रेशर, कल्चर, इन सब का फर्क पड़ता तो शायद नरेंद्र मोदी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता था। क्योंकि जो राहुल गांधी जी की अपब्रिंगिंग है वो पूरी तरह एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में थी, एक ऐसी फैमिली में थी जहां पॉलिटिक्स के अलावा, मतलब वो एक फैमिली से जहां से जिन्होंने कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं, जिसने फैमिली ने देश को प्रधानमंत्री दिए लाइन से, वो भी। और नरेंद्र मोदी जी की तो पुश्तों में भी पीछे कोई राजनीति में ही नहीं रहा। तो इसके हमेशा दो एस्पेक्ट आते हैं। वन इज द एनवायरनमेंट, सेकंड इज व्हाट एन इंडिविजुअल इज, कि एक इंडिविजुअल क्या है। तो एक डेफिनेटली एनवायरनमेंट, कल्चर का बहुत फर्क पड़ता है। इसमें दो जो स्पेसिफिक चीजें हैं, अब पेरेंट क्या कर रहे हैं, बच्चे पे आउटसाइड का फर्क आएगा, फॉर श्योर आएगा। लेकिन अगर पेरेंट्स ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हैं वहां के लोकल कल्चर से, तो बच्चे को तो कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका कल्चर क्या है। ये इस तरीके से है केजे साहब, कि अगर एक बच्चे को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया जाए, बिल्कुल उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, उससे कभी कोई इंसान ही ना मिले, और वो जब शायद 10 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, उससे जाकर पूछा जाए कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तो बच्चा क्या बताएगा उसका धर्म क्या है। अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारी जाति क्या है, तो वो क्या बताएगा कि मेरी जाति क्या है। तो कहेगा ना भाई मुझे नहीं पता मेरा धर्म क्या है, मुझे नहीं पता मेरी जाति क्या है। तो ये डेफिनेटली सोशली पोर्ड होते हैं। अगर मुझे बचपन के बाद मुझे बताया गया कि मैं जैन हूं और ये हमारी वैल्यूज हैं, तो इसलिए ठीक है मैं उसका हिस्सा हूं। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहीं से गोद लिया होता, फॉर एग्जाम्पल अडेप्ट किया होता, और मुझे कभी ये बताया ही नहीं जाता कि मैं वो हूं, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता मैं क्या हूं। तो ये डेफिनेटली वहां जो लोकल लेवल पर पेरेंट्स हैं, बच्चे तो हो रहे हैं वहां पे फॉरेन कंट्रीज के अंदर,
ये पेरेंट्स की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आ रही है जब पेरेंट्स भी ऑलरेडी उसके वहां के लोकल कल्चर में पूरी तरह इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो फिर जब उन्हें कोई बताएगा ही नहीं कि हमारी वैल्यूज ये हैं, तो उनमें कल्टीवेट तो कहां से होंगी। जी जी। केजी सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले कि जो पेरेंट्स हैं वो इन वैल्यूज को रेगुलर फॉलो करें, तब बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज हैं कि बच्चों में भी आएंगी। जी केजी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज अनम्यूट करिए। The question is, they know they are born and brought up in Jain family, but the influence outside world is so much, they don't want to go in business or anything. They want to go in a service class because in other countries it is more lucrative and they probably don't want to take any chances. सर So how to convince those people, those children? मैं वही कहूंगा, इट मे बी अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन अभी हम अगर भारत में भी रोक पाए ना तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जी जी बिल्कुल। अगर हम भारत में भी बच्चों को अपने ही कल्चर में, अपने ही संस्कारों पे, अपनी ही कसौटियों पर अगर रोक पाए ना, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बाहर की तो अभी बहुत सेकंड स्टेज हो गई है हमारे लिए, यहां पर ही हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशंस। मेरे फ्रेंड्स मुझसे कई बार पूछ लेते हैं, बोले जैन हो या जॉन हो? मैंने मतलब क्या हुआ? बोले नहीं, वो तुम शीशा चढ़ाकर खाते हो, हम हाथ प्लेट में खाते हैं। बहुत सारे लोग तो यहां तक कह देते हैं, बोले जितने नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बोले और लोग तो घर में बनाकर खा लेते हैं, ये लोग घर में बना नहीं पाते इसलिए बाहर जाकर खाते हैं, इनकी वजह से चल रहे हैं। तो जो अभी बड़ा प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि वहां पर भी कंस्ट्रेंट है, लेकिन अगर हम भारत में भी कंट्रोल कर पाए इन सिचुएशन और अपने संस्कारों को बचा पाए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। अब देखिए, इन्फ्लुएंस कैसे करें, कन्विंस कैसे करें, इसकी एक और बहुत बड़ी चीज आती है। हमारे पास टाइम है जो कि ये आंसर कम से कम 1 से 2 मिनट लेगा। जी 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 आप लीजिए, कंप्लीट कर, हाँ कंप्लीट करिए प्लीज। देखिए केजी साहब, इसमें 2 बातें आती हैं। पहला बात कि समझाने वाला सिर्फ समझाने का काम कर सकता है, उसके बियॉन्ड वो कोई व्यक्ति समझे या ना समझे, ये आपके कंट्रोल में कभी नहीं हो सकता। जैसे समझिएगा आप इस बात को कि जब रावण माता सीता का हरण कर ले गए थे, तो सबसे पहले हनुमान समझाने पहुंचे। कौन समझा रहा है? खुद भगवान हनुमान। फिर अंगद समझाने पहुंचे, उनका भाई विभीषण समझा रहा है, उनके नाना सुख समझा रहे हैं, पत्नी मंदोदरी समझा रही है, माता सीता, जब भी माता सीता के पास गए माता सीता समझा रही है, खुद भगवान राम समझा रहे हैं। और जब युद्ध के समय पर मेघनाथ को ये बात का एहसास हुआ कि वो कोई सिंपल साधारण नर नहीं है, वो नारायण अवतारी है, तो कुंभकर्ण अपने पिता को समझा रहा है, कुंभकर्ण अपने भाई को समझा रहा है, इंद्रजीत मेघनाथ अपने पिता को समझा रहा है, लेकिन किसी की नहीं समझी रावण ने। जब कंस और श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण की बात करें, नारायण श्री कृष्ण ने खूब समझाया, मामा क्यों पंगे ले रहा है, निपटा दूंगा किसी दिन, फालतू ही निपट हो जाएगा, खेल निपटा दूंगा तेरा। लेकिन नारायण श्री कृष्ण खुद समझा रहे हैं कंस को, अपने मामा को, लेकिन समझ में नहीं आई। जब शांति प्रस्ताव लेकर, जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तो शांति प्रस्ताव लेकर खुद श्री कृष्ण गए कि पांडव युद्ध नहीं करना चाहते, कह रहे हैं हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो कहते हैं श्री कृष्ण को बंदी बना लो, इसको पकड़ो। तो अगर हम अपने से जाएं, तीर्थंकर आदिनाथ ने मारीची की पर्याय में भगवान महावीर के जीव को खूब समझाया था कि ये मिथ्या मत मत चलाओ। तो जितने 363 मिथ्या मत हैं, ये आदिनाथ मतलब एक तरीके से भगवान मारीची के भगवान महावीर के चलाए हुए मारीची की पर्याय में, जो खुद तीर्थंकर आदिनाथ के पोते थे, तीर्थंकर होकर खुद मारीची को समझा रहे हैं। तो अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो इसके सिर्फ 2 ही चीजें निकल कर आती हैं। हम एज अ उपदेशक, एज अ गाइड, एज अ पेंटर, एज अ इन्फ्लुएंसर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन समझना या ना समझना वो सामने वाले के हाथ में है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केजे साहब, यहां फोर्स मत करना, लोग धर्म के अगेंस्ट और हो जाएंगे।
आप सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश करना, और वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली मत रखिएगा। अगर आपने बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी बातें रखी तो लोग आपसे भी इरिटेट होने लगेंगे, यार इनसे जब बात करो यही बात करते हैं। तो इसके लिए जो टेक्निक आती है वो आती है, फर्स्ट बिल्ड द इमोशनल कनेक्शन, देन लेट इट हैपन। आप लोगों से बिना कनेक्शन बिल्ड किए उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट स्टेज आती है किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की, लाइक आपने कई बार कहते हो सुना होगा केजे साहब कि यार तू कह तेरी बात मान लेगा। हम कहते हैं ना कई बार ऐसा, यार तू कह तेरी बात मान लेगा। जब एक ही बात कही जानी है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तू कहे, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है कि ये बात कह कौन रहा है और वो व्यक्ति उसके कितने इन्फ्लुएंस में है। तो इंपॉर्टेंट कभी भी ये नहीं होता कि बात क्या की गई है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो बात कही किसने है। तो फर्स्ट बिल्ड द इमोशनल कनेक्शन विद द पीपल। जैसे एक और एग्जांपल फिर वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स से ले रहा हूं। लॉकडाउन 1 में देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी ने कहा ताली बजाओ और थाली बजाओ, तो पूरे देश ने ताली और थाली बजा दी। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि यही बात किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल लीडर ने कही होती तो इंटरनेशनल जोक बन जाती ये चीज। पूरी दुनिया भारत पर हंस रही होती है, यार मजाक चल रहा है, पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं, पूरी दुनिया बिल्कुल त्राही त्राही कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कि इस पैंडेमिक को कैसे बर्दाश्त करेंगे, और ये व्यक्ति ताली और थाली बजवा रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस व्यक्ति से कनेक्शन कैसे हैं। तो कभी किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें, लेट इट बी। नेवर ट्राई टू इन्फ्लुएंस एनीवन, ऑलवेज लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब है कि बस वो एक प्रोसेस होना चाहिए, करने की कोशिश में एक फोर्स होता है, और जब भी फोर्स होता है तो एक सस्पिशन क्रिएट होता है। तो आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें, आप उनसे कनेक्शन बिल्ड करें। और जब कनेक्शन उस लेवल पर बिल्ड हो जाएगा कि जब आपकी बात उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तब आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल से इसको कंक्लूड करता हूं। मेरे गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज अक्सर एक बात कहा करते हैं, बोले चतुर्मास में शुरू के 3 महीने मैं किसी को कोई नियम नहीं दिलवाता नील भाई। चतुर्मास में 3 महीने बोले किसी को कोई नियम धर्म की, अपन मतलब धर्म की बात तो करते ही हैं, कोई नियम की बात ही नहीं करते। बोले नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति पहले दिन आता है, नमोस्तु महाराज जी, हाँ बेटा आलू प्याज खाते हो जी महाराज जी। बोले कल से आलू प्याज मत खाना। बोले आलू प्याज तो वो खाए ना, कल से आदमी गायब हो जाता है, कल से फिर वो आदमी नजर नहीं आता 4 महीने चतुर्मास में। बोले महाराज जी के पास जाओ, पहले दिन ही पकड़ दिया, आलू प्याज मत खाना, क्या मजाक है। बोले 3 महीने सिर्फ अपन लोगों को जोड़ते हैं अपने से। बोले बेटा आए जा आए जा, और 3 महीने में जब उसका प्रज्ञा सागर से जुड़ाव हो जाता है, बोले अब तो गुरुदेव जो आप कहो। बोले फिर अपनी नियम की दुकान का पिटारा खोलते हैं अपन ने। बोले अब तू आ जा बेटा। बोले अगर मैं पहले दिन ही नियम की दुकान खोल दूं तो ग्राहक ही नहीं आए, बोले सब भाग जाए छोड़ा छोड़ा के। बोले 3 महीने बाद सब आते हैं, बोले गुरुदेव अब तो जो कहोगे आप वही मानने। तो केजी साहब यहां पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि पहले आप लोगों के साथ कनेक्ट करें, फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करें। अगर लोगों के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इन्फ्लुएंस करने की प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल 0 है, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद ही इन्फ्लुएंस हुआ जा सकता है। और कई बार कनेक्ट करने के बाद तो इन्फ्लुएंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर तो लोग यही कहते हैं मतलब तू जो कहेगा यार तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सौरभ जी। जी जी सौरभ जी, आई गेस या केजे साहब को आंसर मिला होगा आंशिक, शायद ये तो डिस्कशन को एंड नहीं है, मीन्स बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, पर हम यहाँ पे विराम दे सकते हैं क्योंकि टाइम भी हमारा हो चुका है। और अगर केजे साहब को आपसे कनेक्ट होना है तो हम उनका जो भी मैसेज या क्वेश्चन है वो आपको भिजवा देंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन द जैन टॉक्स प्लेटफॉर्म। और बहुत ही सुंदर आज आपने टॉपिक लिया, और जिस तरह आपने टॉपिक प्रेजेंट किया बहुत ही एंगेजिंग था, और डेफिनेटली बहुत सारे नए इंसाइट्स खुले, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, और हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स उसको भी आपने रियलाइज करवाया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों की ओर से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज के सेशन को हम विराम देंगे। विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में,
मित्ति में सब भूवेसु वैरम मज्जन केणई सर्वथा सौ सुखी थाओ पाप ना कोई आचरो राग द्वेषति मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम प्रणाम।